हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि भारत की जो राजनीति है इसमें किस प्रकार कांग्रेस पार्टी जो है इसकी प्रधानता रही। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी की प्रधानता के क्या कारण थे, यानी कांग्रेस पार्टी का जो एक पार्टी जो है, एक ही पार्टी यानी कांग्रेस का ही जो प्रधानता था हमारे देश भारत में, उसका क्या कारण था और इस एक दलीय प्रधानता का अंत किस प्रकार हुआ, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में जानने वाले हैं। और इलेक्शन ऑफ लोकसभा 1952, 1957, 1962 और 1967 के बारे में आप जानेंगे। प्रथम लोकसभा चुनाव जो था, फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन, वो 1952 में हुआ था। ठीक है। तो भारत में आप जैसे कि जानते हैं 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश क्राउन की दास्ता में रही भारत। ठीक है। ब्रिटिश क्राउन ने इस पर राज किया। यहाँ के कच्चे माल का यहाँ का जो है दोहन किया। यहाँ से कच्चे माल ले जाकर अपने देश में उसे पैकेट में बनाकर लेकर आते थे और उसे ज़्यादा कीमत पर बेचकर अधिक से अधिक लाभ कमाया। बहुत तरह के उन्होंने हमारे साथ शोषण किया, जैसे कि सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण। ठीक है। अपनी संस्कृति को भी यहाँ पे थोपा। तो इस प्रकार उसने बहुत तरह से शोषण किया। तो अंग्रेजों के जाने के बाद एक दल की प्रधानता का युग रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने गठन किया था उनका भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो यहाँ की जो जनता है, भारत की जो जनता है, उन पर इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था, जिस कारण से एक दल की प्रधानता हमारी भारतीय राजनीति में देखी गई। तो चलिए जानते हैं इन डेप्थ ये क्या है। ठीक है। दलीय व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का अभिन्न अंग है। राजनीतिक पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो है न केवल लोकतंत्रीय देशों में पाई जाती है, बल्कि साम्यवादी तथा अन्य प्रकार के अधिनायकवादी देशों में भी पाई जाती है। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ जो भी साम्यवादी व्यवस्था है या फिर अधिनायकवादी व्यवस्था है, सब में पॉलिटिकल पार्टी का अस्तित्व देखने को मिलता है। लोकतंत्रात्मक देशों में राजनीतिक दलों को अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। ठीक है। होता तो हर एक व्यवस्था में है, लेकिन लोकतंत्र में क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा स्वतंत्रता मिली होती है, उनको ज़्यादा स्वतंत्रता दी गई होती है। ठीक है। वहीं अधिनायकवादी या साम्यवादी व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा स्वतंत्रता यानी ज़्यादा आज़ादी प्राप्त नहीं होती है। राजनीतिक दल लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि ये जो है पक्ष में और विपक्ष में जो है एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी रहती है। राजनीतिक दलों के बिना चुनाव नहीं हो सकते और बिना चुनाव सरकार का गठन भी नहीं हो सकता। राजनीतिक दलों का स्वरूप, संगठन, वहाँ के देशों का इतिहास, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राष्ट्रीय दलीय प्रणाली, एक दल प्रणाली, वन पार्टी डोमिनेंस, द्विदलीय प्रणाली, बाई पार्टी सिस्टम तथा बहुदलीय प्रणाली, मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकती है। ठीक है। जो नेशनल पार्टी सिस्टम है वो या तो एक दल की प्रणाली हो सकती है, यानी जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी होता है, दूसरे किसी को भी स्थान नहीं होता है। वहीं द्विदलीय प्रणाली भी हो सकती है, जिसमें दो पार्टी का अस्तित्व होता है पूरे देश में, और बहुदलीय प्रणाली भी होती है, जैसे कि भारत में हमारे बहुत सारे दल है ना हमारे राजनीतिक व्यवस्था में। तो इसे हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं, दो से अधिक जहाँ पे होता है पार्टी। ठीक है। भारत में दलीय प्रणाली की शुरुआत 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से हुई। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और ये जैसे ही शुरू हुआ भारत में दलीय प्रणाली यानी पार्टी सिस्टम भी शुरू हुआ। ठीक है। और समस्त भारतीय समाज ने क्षण भर के लिए अपने विभेद खत्म करके कांग्रेस के झंडे के तले अपने आप को सुसंगठित कर लिया। इसी कारण पामर ने कांग्रेस को एक छाता संगठन अम्ब्रेला कांग्रेस के नाम से संबोधित किया। ठीक है। अम्ब्रेला कांग्रेस कहकर किसने संबोधित किया कांग्रेस को? पामर ने। इसका तात्पर्य यह हुआ कि कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है,
अम्ब्रेला कांग्रेस या छात्र संगठन, ठीक है, उसका अर्थ यह है कि कांग्रेस एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है, एक ऐसी राजनीतिक दल है जिसमें देश के सभी धर्म, जाति, समुदाय, हित तथा आदर्शों से संबंधित लोगों की सदस्यता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कांग्रेस की तुलना एक सराय के साथ की है, जिसका दरवाजा हमेशा मूर्खों, चालाक, मित्रों, दुश्मनों, संप्रदायवादियों तथा अन्य सभी के लिए खुला रहता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी कांग्रेस को भंग करने के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी के अनुयायियों ने, यानी अनुयायी माने इनको मानने वालों ने, गांधी जी के अनुयायियों ने उनकी सलाह को स्वीकार नहीं किया और 1947 के बाद कांग्रेस शासक दल, रूलिंग पार्टी बन गया। ठीक है, यानी 1947 यानी स्वतंत्रता के बाद जो है कांग्रेस जो है शासन में आ गया, वो शासक दल बन गया। 1947 से लेकर 1977 तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार कायम रही। ठीक है, 47 से 77 यानी लगभग 30 साल है ना, 30 साल लगातार कांग्रेस का ही दबदबा रहा, वो केंद्र में रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक 2 दशकों के समय कांग्रेस दल एक विकेंद्रीकृत संरचना रूपी विशेषता रखता था और इसमें सरकार की नीतियों को स्थानीय तथा क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकताओं के कुल योग द्वारा निश्चित किया जाता था। उसी समय भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने देश को आर्थिक विकास के मार्ग की ओर अग्रसर किया। यद्यपि भारत द्वारा इस विकास के मार्ग को अपनाने का निर्णय मुख्य रूप से इसके प्रारंभिक नेताओं के विश्वासों से उभरा था, फिर भी इस योजना को जिस ढंग से लागू किया गया उसमें दलीय संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय राजनीति यानी भारत की राजनीति पर एक दल की प्रधानता रही है। भारत में एक दल प्रणाली नहीं है, एक दल की प्रधानता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि भारत जो है बहुदलीय प्रणाली है, इसमें एक दल की प्रणाली नहीं है, लेकिन एक दल की प्रधानता है, यानी एक दल ही कह सकते हैं कि मतलब सुपीरियर रहा, मतलब सबसे आगे रहा, प्रधान रहा। एक दल प्रणाली का अर्थ है केवल एक ही राजनीतिक पार्टी का अस्तित्व हो, दूसरी राष्ट्रीय पार्टी का अस्तित्व गैर कानूनी होता है। ठीक है, एक दल प्रणाली में क्या होता है, केवल एक पार्टी का अस्तित्व होता है और दूसरा कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का जो अस्तित्व जो है गैर कानूनी होता है। चीन में एक दलीय प्रणाली है, भारत में नहीं, क्योंकि यहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां कायम है। ठीक है, एक दलीय प्रणाली कहाँ है, चीन में है, चाइना में। अब भारत में जो है बहुदलीय प्रणाली है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस, प्रथम 3 सामान्य निर्वाचन। प्रथम 3 सामान्य निर्वाचनों ने कांग्रेस दल को न केवल नेतृत्व प्रदान किया, परंतु इसे भारत में दलीय व्यवस्था विकसित करने का दायित्व भी सौंपा। रजनी कोठारी के अनुसार दलीय व्यवस्था उस पहचान करने योग्य राजनीतिक केंद्र से देश में विकसित हुई जो स्वतंत्रता से पूर्व के दशकों में उत्पन्न हो चुकी थी। इस केंद्र का संस्थागत प्रकटीकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो राष्ट्र में फैले हुए अपने संगठन द्वारा निश्चित रूप धारण करता है, अभिजनों द्वारा पहचाना जाता है। रजनी कोठारी के लिए कांग्रेस दल अभिजनों का एक छोटा समूह है। ठीक है, रजनी कोठारी के अनुसार कांग्रेस दल जो है अभिजनों का एक छोटा समूह है, जिनकी सामाजिक पृष्ठभूमि मुख्य रूप से उच्च जाति और अंग्रेजी शिक्षित लोगों की है। इतना ही नहीं, विरोधी समूह भी इसी विशिष्ट वर्ग से उत्पन्न हुए थे। रजनी कोठारी कहते हैं कि विरोधी राजनीतिक संगठन दल भी कांग्रेस से निकले थे, यानी विरोधी दल जो भी थे वो भी कांग्रेस से ही निकले थे। स्वतंत्रता से पहले भी कांग्रेस दल के भीतर एक गुटीय पृथक्करण मौजूद था और स्वतंत्रता के बाद इस अलगाववाद ने व्यवहारात्मक रूप भी धारण कर लिया। रजनी कोठारी का विचार है कि सरकारी और विरोधी दलों में अंतर करना बहुत कठिन था, क्योंकि विरोध करने वाला कोई भी राष्ट्रीय दल लोकसभा में पहुंच नहीं पाता था, उनकी लोकसभा में उपस्थिति नगण्य थी। रजनी कोठारी का कथन है कि एक दल व्यवस्था के स्थान पर एक दल प्रधानता भारत की दलीय व्यवस्था को अधिक ठीक रूप से व्यक्त करती है, क्योंकि एक दलीय व्यवस्था सही मायनों में घाना, चीन आदि देशों में पाई जाती है।
फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा 1952, 1952 में प्रथम लोकसभा चुनाव हुआ था। 1952 में कांग्रेस पार्टी ने 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त की। इतना ही नहीं, राज्यों की विधानसभाओं में भी कांग्रेस पार्टी 3,283 स्थानों में से 2,246 स्थानों में विजयी रहा। इस टेबल के माध्यम से 1952 के चुनाव में कांग्रेस का आधिपत्य दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाले गए मत कितने थे और मतों का प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ है, जीते गए स्थान यानी चुनावी मतों का प्रतिशत। यानी कि आप देखिए यहाँ पे 1952 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को 74.3% वोट मिले थे। ठीक है, तो देख सकते हैं कितने भारी बहुमत से इनकी जीत हुई थी प्रथम लोकसभा चुनाव में। सेकेंड लोकसभा चुनाव जो हुआ 1957 में, प्रथम लोकसभा चुनाव की तरह सेकेंड जो लोकसभा चुनाव हुआ 1957 में, इसमें भी कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया। पार्टी ने शानदार सफलता प्राप्त करके फिर से एक दलीय प्रभुत्व कायम किया। 1957 में कांग्रेस ने 371 स्थान हासिल किए। दूसरे राजनीतिक दल लोकसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाए। इस टेबल से, इस तालिका से हम कांग्रेस पार्टी के आधिपत्य को समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सी पार्टी थी जिसने चुनाव में भाग लिया। कांग्रेस थी, सीपीआई थी, पीएसपी थी, जनसंघ थी, हिंदू महासभा, रिपब्लिकन पार्टी, राम राज्य परिषद और अन्य भी थे। ठीक है, जिनमें कांग्रेस पार्टी को 75.1% जो मत होते हैं, वोट्स जो होते हैं, वो प्राप्त हुए। ठीक है, सेकेंड लोकसभा चुनाव में। और सॉरी, ये स्थानों का प्रतिशत है। मत जो थे 47.78% मिले कांग्रेस को, और ये भी भारी बहुमत से सेकेंड जो जनरल इलेक्शन हुआ लोकसभा का उसमें भी विजयी रहा कांग्रेस। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड जो भी इलेक्शन हुआ, लोकसभा चुनाव जो हुआ, उसमें भारी बहुमत से कांग्रेस विजयी रहा। फिर थर्ड जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा हुआ 1962 में। आप देख रहे हैं कि 5-5 साल के गैप में हुआ। पहला हुआ 1952 में, फिर 5 साल बाद दूसरा हुआ 1957 में, फिर 1957 के बाद 1962 यानी ठीक 5 साल बाद थर्ड लोकसभा चुनाव हुआ। 1962 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 2/3 बहुमत प्राप्त करके 361 सीटें प्राप्त की। केंद्र और अधिकतर राज्यों में एक बार फिर एक दलीय व्यवस्था स्थापित हो गई। ठीक है, यहाँ पे पार्टी तो बहुत है, बहुदलीय व्यवस्था ही थी भारत में, अभी भी है, लेकिन एक दलीय व्यवस्था स्थापित हो गई, यानी एक दल की प्रधानता फिर से हो गई थर्ड जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा 1962 में। दूसरे राजनीतिक दल लोकसभा में बौने साबित हुए। किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा में विपक्षी दल की स्थिति प्राप्त नहीं हुई। इस तालिका से हम 1962 के चुनाव में कांग्रेस की स्थिति को देख सकते हैं। कांग्रेस ने कितने सीट प्राप्त किए हैं? 73.1%। ठीक है, 361 स्थान जीते हैं उसने। इस प्रकार थर्ड जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। 1967 का लोकसभा चुनाव, जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा 1967। 1967 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इतनी सफलता नहीं मिली जितनी पिछले वर्षों के चुनाव में मिली थी। कांग्रेस पार्टी को 283 सीटें मिली। कई राज्यों में गैर कांग्रेसी नेता इतने मूर्ख निकले कि उन्होंने इस सुनहरी अवसर का पूरा लाभ उठाने की अपेक्षा अपनी हानि ही की। उन्होंने जनता की भलाई ना करके अपने स्वार्थ की ही पूर्ति करने की कोशिश की। अतः गैर कांग्रेसी सरकार अधिक समय तक न चल सकी। ऐसा लगता था कि भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। पुराने कांग्रेसी मोरारजी देसाई, नीलम संजीव रेड्डी, निजलिंगप्पा आदि ने कांग्रेस ओ नामक पार्टी गठित कर ली थी। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को पूरी तरह से राजनीतिक चुनौती नहीं दे पाए। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1971 में मध्यवर्ती चुनाव मिड टर्म पोल करवाए, जिसमें कांग्रेस को इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लोकसभा में 352 स्थान हासिल किए। 19 राज्यों में से जिन राज्यों में विधानसभाओं के लिए भी चुनाव हुए, उन सब राज्यों में
कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी का व्यक्तिगत प्रभाव और गरीबी हटाओ जैसे नारों के कारण कांग्रेस पार्टी को विजय प्राप्त हुआ। एक पूर्व प्रधानमंत्री जो 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को दुर्गा माँ, गॉडेस दुर्गा के समकक्ष मान लिया, क्योंकि उस समय के चुनाव में सभी बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां अपनी जमानत बचाने में भी सफल नहीं हुई। 1972 और 1974 में गोवा, मणिपुर, मेघालय को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश 1974 में भी कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। कांग्रेस दल की प्रधानता का मुख्य कारण यह था कि स्वतंत्रता प्राप्ति में इस दल के नेताओं का अपार बलिदान था, जिस कारण बड़े लोगों की निष्ठा इसी दल में थी। इस दल की प्रधानता इसलिए भी थी क्योंकि हरिजन और मुसलमान इसी दल में विश्वास रखते थे। कांग्रेस की प्रधानता का अन्य कारण यह रहा था कि विरोधी दलों के वोट बट जाते थे और कांग्रेस कुल डाले गए मतों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त न करके भी लोकसभा में एकाधिकार जमाए रही। 1980 से लेकर 1989 तक केंद्र और राज्यों में तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर हर जगह सर्वत्र कांग्रेस ई का प्रभुत्व बना रहा। एक दल की प्रधानता लोकतंत्र विरोधी होती है, क्योंकि एक दल की प्रधानता के कारण दूसरे दल विकसित नहीं हो पाते। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी अपने वचनों को पूरा नहीं किया और सदैव मनमानी की है। इसके लंबे शासनकाल के कारण प्रशासन में कुशलता नहीं रही है। इंदिरा और राजीव गांधी सरकार लोकसभा में इतना भारी समर्थन प्राप्त करने के उपरांत भी उन वचनों को पूरा ना कर सकी जो चुनाव काल में जनता को दिए थे। नेहरू जी ने स्वयं स्वीकार किया था कि कांग्रेस दल ने ऐसा स्वरूप धारण कर लिया है कि उसके परिणाम स्वरूप स्वस्थ दल प्रणाली का विकास असंभव है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की प्रधानता का स्वरूप, नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एट द नेशनल लेवल, यानी पूरे देश पर जो है कांग्रेस पार्टी की प्रधानता क्या स्वरूप था, है ना, किस प्रकार वो था, पूरे देश में जो है सबसे प्रधान पार्टी कैसे बना। किसी भी स्तर से देखा जाए तो यह पता चलता है कि भारत में कांग्रेस की राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। कांग्रेस ने देश को एक राष्ट्रीयता के सूत्र में पिरोया है। कांग्रेस पार्टी 1920 से लेकर 1967 तक भारतीय राजनीति पर अपनी छत्र छाया कायम रखने में सफल रही। 1967 से पूर्व पार्लियामेंट में 73% से कम स्थान उसने कभी नहीं प्राप्त किए। राज्यों के विधानसभा चुनावों में भी 60% से अधिक स्थान प्राप्त किए थे कांग्रेस ने। भारतीय लोकतंत्र अनुभव के प्राथमिक भाग में कांग्रेस दल प्रमुख रहा है, डोमिनेंट रहा है, परंतु इसका कारण केवल कांग्रेस की उपलब्धियां ही नहीं है, बल्कि अनेक कारण और भी है जो कांग्रेस को विजयी बनाते चले गए। मुख्य तौर पर 4 या 5 कारक कांग्रेस का प्रधान स्वरूप बनने के लिए उत्तरदायी है, जैसे कि कांग्रेस की प्रधानता के लिए उत्तरदायी कारण, ठीक है, क्यों कांग्रेस जो है सर्वोपरि हो गया, सबसे मतलब वो प्रधान क्यों बना रहा देश में। प्रथम कारण यह है कि इस दल ने यानी कांग्रेस ने राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रदान किए नेतृत्व से अत्यधिक शुभकामनाएं तथा राजनीतिक पूंजी प्राप्त कर ली थी। दलीय नेताओं ने जो यातनाएं जेलों में भोगी और जीवन में जो कष्ट झेले, इससे वे लोगों में अधिक लोकप्रिय हुए। दूसरे शब्दों में कांग्रेसी नेताओं का जनता में अधिक लोकप्रिय होना इसकी प्रधानता का एक प्रमुख कारण है। दूसरा कारण यह था कि कांग्रेस ही एक ऐसा दल था जिसके पास राष्ट्र के कोने कोने और ग्रामीण स्तर तक फैला हुआ एक संगठित संगठन था। इस दल की संघात्मक संरचना एक आंतरिक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित थी और स्वयं अपने सदस्यों के मतभेदों का निपटारा करती थी तथा दल में बनाए रखती थी। आंतरिक दलीय निर्वाचन दल के नेताओं को वैधानिकता प्रदान करता था। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की चतुराइयों से दलीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करता था और ऊपर की दिशा में गतिशीलता के लिए राह खोलता था।
और काबिल सदस्यों को पुरस्कार भी दिया करता था। तीसरा कारण यह था कि कांग्रेस की प्रधानता का तीसरा कारण यह था कि कांग्रेस एक ऐसा संगठन था जो अपने आप को स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल ढाल सके। कई बार स्थानीय बड़े लोगों जो गांव के वोट बैंकों को नियंत्रण में रखते थे, कांग्रेस के नेता लोगों में अभिजन वाला दर्जा प्राप्त कर चुके थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि लोगों में पूजनीय थे, अर्थात कांग्रेस का चरित्र स्वरूप लचीला था। चौथा कारण, कांग्रेस की प्रधानता का चौथा कारण वह शक्ति ईंधन है जो दल रूपी यंत्र को चलायमान बनाता है। जैसे जैसे राज्यों ने अपनी विकासशील भूमिका को विकसित किया, उसी के अनुपात में इस दल ने अपने दलीय सदस्यों में वितरित करने योग्य अधिक संसाधनों को एकत्रित किया। बढ़ते हुए अवसरों तथा संसाधनों की काबिलियत ने दल को अपने सदस्यों के मध्य मौजूद संघर्षों को समायोजित करने की क्षमता में मदद पहुंचाई। कांग्रेस दल ने एक सच्चरित्र परिधि के लाभों का आनंद उठाया, जिसमें इसके निर्वाचकीय जीत ने इसके आर्थिक तथा राजनीतिक संसाधनों के मार्ग खोल दिए। इसी वजह से नए सहयोगी इस कांग्रेस पार्टी के प्रति आकर्षित हुए। पांचवा कारण, कांग्रेस की प्रधानता का पांचवा कारण, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का बलिदान भी एक दलीय प्रभुत्व स्थापित करने में सफल हुआ, जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का देश के लिए बलिदान होना। छठा कारण, नेहरू का विदेश नीति का मॉडल जो वर्तमान तक यानी अब तक हमारी विदेश नीति का आधार बन चुका है। लोगों में यह भावना घर कर चुकी है कि नेहरू वास्तव में देश के भविष्य का कर्णधार थे। विदेशों में जो हिंदुस्तान की छवि बनी हुई है वह कांग्रेस के नेहरू के कारण ही है। एक दल की प्रधानता के युग का अंत। अब तक आपने जाना कि एक दल की प्रधानता क्यों स्थापित हुई, इसके क्या कारण थे। अब आप जानेंगे कि एक दल की प्रधानता का अंत किस प्रकार हुआ, इसका युग। राजनीतिक शिक्षाविद रजनी कोठारी, जिसे कांग्रेस व्यवस्था कहती है, वह 1967 के सामान्य चुनावों के साथ समाप्त हो गई। लोकसभा में इस दल ने 78 स्थान खोए। कांग्रेस वर्चस्व 1971 के लोकसभा चुनाव में फिर से कायम हो गया। 1975 में आपातकाल की घोषणा होने के बाद कांग्रेस पार्टी की पकड़ जनता पर ढीली होती चली गई और 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी पराजय यानी हार का सामना करना पड़ा। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र 158 सीटें मिली, जबकि जनता पार्टी को 272 तथा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी CFD को बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में 28 सीटें मिली। जनवरी 1977 में 4 राजनीतिक दलों जनसंघ, कांग्रेस ओ, सोशलिस्ट पार्टी तथा भारतीय लोक दल BLD और विद्रोही कांग्रेसियों ने मिलकर जनता पार्टी की स्थापना की। जनता पार्टी मार्च 1977 के लोकसभा चुनाव में बाबू जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में शानदार सफलता हासिल की। केंद्र में पहली बार 30 वर्ष के बाद श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी जनता पार्टी सरकार कायम हुई। जून 1977 में 10 राज्यों के चुनाव में 7 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में जनता पार्टी की सरकारें बनी। पंजाब में जनता पार्टी ने अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाई। पश्चिम बंगाल में वामपंथी दलों की सरकार बनी, जबकि तमिलनाडु में अन्नाद्रमुक को बहुमत मिला। इस प्रकार 10 राज्यों में से किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, जबकि चुनाव से पहले 10 में से 9 राज्यों में कांग्रेस की ही सरकारें थी। परंतु जनता पार्टी 5 वर्ष तक शासन नहीं कर सकी। जुलाई 1979 में 1979 में जनता पार्टी के अनेक महत्वपूर्ण सदस्यों ने जनता पार्टी छोड़ दी और लोक दल का निर्माण किया। प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई को त्यागपत्र देना पड़ा और लोक दल के नेता चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, लेकिन चौधरी चरण सिंह को
20 अगस्त 1979 को 1979 को त्यागपत्र देना पड़ा और लोकसभा को भंग करवा दिया गया। जनवरी 1980 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ई को भारी सफलता मिली। कांग्रेस ई को 351 सीटें मिली, जबकि लोकदल को 41 और जनता पार्टी को केवल 31 स्थान मिले। 1980 से लेकर 1989 तक केंद्र तथा अधिकांश राज्यों में कांग्रेस मोर्चा नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। नवंबर 1989 और 1990 में हुए राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के बाद कांग्रेस की प्रधानता समाप्त हो गई। 1991 के लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और कांग्रेस की अल्पमत सरकार श्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बनी। 1996 तक कांग्रेस पार्टी केंद्र तथा कुछ राज्यों में सत्तारूढ़ रही। मई 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। लोकसभा में कांग्रेस को केवल 140 सीटें प्राप्त हुई। इसके साथ ही कांग्रेस को हरियाणा, असम, केरल, पांडिचेरी और तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव में भी भारी पराजय का सामना करना पड़ा। फरवरी-मार्च 1998 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 142 सीटें प्राप्त हुई। इसी के साथ साथ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को उल्लेखनीय सफलता नहीं मिली। सितंबर-अक्टूबर 1999 में 13वीं लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मात्र 114 सीटें प्राप्त हुई। कांग्रेस पार्टी का यह अब तक का सबसे पुराना प्रदर्शन था। मई 2004 लोकसभा के 14वें सामान्य चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पार्टी का अब तक 2004 में लोकसभा के 14वें सामान्य चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई कांग्रेस पार्टी को 145 स्थान लोकसभा में प्राप्त हुए। पार्टी ने अपना खोया हुआ थोड़ा सा जन समर्थन प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। पार्टी ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर साझा सरकार का गठन किया। गठबंधन की राजनीति, कोलिशन पॉलिटिक्स। लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक और सिक्किम विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में 185 स्थान और इसके सहयोगी दलों को 41 यानी 41 स्थान प्राप्त हुए थे। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ? तो 1977 में एक दल की प्रधानता यानी कांग्रेस की प्रधानता का युग समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल प्रधानता का युग किससे जुड़ा हुआ है? तो एक दल प्रधानता का युग जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, एक दल प्रधानता का युग किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो एक दल की प्रधानता का युग जो है पहले लोकसभा चुनाव जो कि 1952 में हुआ से शुरू हुआ था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय चरित्र वाली एक जनसभा कब प्रदान की थी? 1905 से 1918 में। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को लोग सत्ता में लाए थे? 1977 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें जनता पार्टी विजयी रहा और भारत में एक दल की प्रधानता का युग का अंत हुआ था। ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कब हुआ था, तो 1977 में, क्योंकि 1977 का लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी जीती थी। छठा प्रश्न है, प्रथम 3 सामान्य निर्वाचनों ने किस राजनीतिक दल को नेतृत्व प्रदान किया? तो फर्स्ट 3 सामान्य निर्वाचन जो थे लोकसभा चुनाव जो थे 1952, 57 और 62 में कांग्रेस जो है कांग्रेस दल को नेतृत्व प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने स्थान प्राप्त हुए? इसमें 1984 के लोकसभा चुनाव में 410 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुए थे। एक दल व्यवस्था से अधिक ठीक भारतीय दल व्यवस्था को एक दल प्रधानता कहना उचित होगा, यह किसने कहा था? तो ये कथन है रजनी कोठारी का। ठीक है। 9th नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस दल ने 2004 के लोकसभा चुनाव में कितने स्थान प्राप्त किए थे? 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल ने 145 स्थान प्राप्त किए थे। कितने स्थान प्राप्त किए थे? 145। 1991 के लोकसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को विरोधी दल की मान्यता प्राप्त हुई थी? जैसा कि आप जानते हैं 3 लोकसभा चुनाव जो हुए इसमें कोई विरोधी दल का भी स्थान प्राप्त नहीं कर सका था, लेकिन 1991 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें
उसमें ये भारतीय जनता पार्टी को विरोधी दल की मान्यता प्राप्त हुई थी। किसने कांग्रेस को छाता संगठन के नाम से संबोधित किया था? पामर ने। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? 6 है।